कोरोना से ठीक होने के बाद भी मरीजों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल के फॉर्मर डीन और कोविड के इंचार्ज रह चुके डॉक्टर राजीव सूद जी हैं। राजीव सूद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, किस तरह की दिक्कतें लेकर लोग आ रहे हैं जो कोविड से ठीक हो चुके हैं? देखिए, जो कोविड है ये एक वायरस है जिसको हमारे शरीर में एंट्री के लिए कुछ एक गेट की तरह चाहिए होता है, रास्ता, जिसको ACE2 रिसेप्टर्स बोलते हैं। ये हमारी नोज में, हमारे गले में होते हैं, ज्यादा म्यूकोजा जो है कवरिंग है उसमें, और हमारी आईज में भी होते हैं। और जो अंदर के ऑर्गन हैं, हमारे जितने भी ऑर्गन हैं, हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसमें होते हैं, हमारे ये हार्ट में है, लंग में है, किडनीज में है, और जहां जहां ये होते हैं ये इसीलिए मल्टी ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। और कोरोना होने के बाद उसके दो रिएक्शंस मेन हैं। एक तो इन्फ्लामेशन होती है, मतलब सूजन जिसको बोलते हैं आम भाषा में, और या फिर उसके अंदर हमारे को क्लॉट्स बनते हैं, बहुत पतली पतली वेसल्स होती हैं जिससे ब्लड जाता है धमनियों में, तो उसके अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं जिसको थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना बोलते हैं। तो अब थ्रोम्बोसिस होती है उनकी, और उससे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ऑर्गन्स में, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमारे लंग्स भी ऑक्सीजन पूरी नहीं ले पाते, और ये हमारा एक ऑक्सीजन का डिप्राइवेशन जो होता है हमारे टिश्यूज का एक बड़ा कारण है। अब होता क्या है कि एक बार जब ये इन्फ्लामेशन और जो हो जाती है उसके कुछ मार्कर्स होते हैं, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है एक फॉरेन बॉडी की तरह, इसको वायरस को जब अंदर जाता है उसको मारने के लिए आगे आती है, कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिनको सारे ट्रांसमीटर्स वगैरह होते हैं। अब ये उसको वायरस को तो किल करते हैं, साथ ही साथ हमारी बॉडी के हमारे ऑर्गन्स, हमारी ब्लड वेसल सब पे इफेक्ट करते हैं, और उसकी वजह से लॉन्ग कोविड जैसा टर्म्स आई है या पोस्ट कोविड सिंड्रोम है। कोविड होने के बाद भी ये नुकसान होता है और ये चलता रहता है, और इसमें ये देखा गया है कि मेन जो हमारे वाइटल्स हैं, हमारी जो मेन जरूरतें हैं या जो हमारे पैरामीटर्स हैं जो बताते हैं हमारे शरीर ठीक काम कर रहा है, उसमें हमारा ब्लड प्रेशर इरेगुलर हो जाता है, हमारी डायबिटीज इरेगुलर हो जाती है, प्री डायबिटिक बन जाता है, हमारे पेंक्रियास के ऊपर असर होता है, और इसी तरीके से हमारे लंग्स पे असर होता है जिसकी प्लास्टिसिटी जो है कम हो जाती है। और इसलिए कहा जाता है कि लाइट एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करनी बहुत जरूरी है, नहीं तो रिकवरी नहीं हो पाती, हमारी किडनीज डैमेज होती हैं। हमारी जो ये देखा गया है कि कोरोना के वार्ड में जो पेशेंट हैं उनमें 10 से 20% के अंदर अफेक्ट होता है, और जो लोग आईसीयू में जाना पड़ता है उसमें 90% तक किडनी में भी असर होता है। तो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, मसाना है, उस पर एक्टिविटी बढ़ जाती है, ओवर एक्टिविटी हो जाती है, कंट्रोल में प्रॉब्लम होती है, ब्लड आना शुरू हो जाता है यूरिन के अंदर, और जिनको किडनी की बीमारी है उनको वो बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, डायबिटीज है और ज़्यादा बढ़ जाती है। जो स्मेल और टेस्ट की बात करते हैं जो कोरोना में अफेक्ट होता है, ये जिनको होता है उसमें माना जाता है कि कोरोना माइल्ड है, और कई बार ये भी लंबा चलता है, और इसमें कोई इतनी घबराने की बात नहीं है, पर हाँ एक डिस्कम्फर्ट होता है। और इसलिए हमारे शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है, हार्ट है, हार्ट अटैक हो सकता है, हमारे जो इसकी खून की धमनियां हैं जो हार्ट को सप्लाई करती हैं वो भी ब्लॉक हो सकती हैं, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन सडन हो सकता है, कई लोग डिस्चार्ज होके घर चल जाते हैं पर उनको इफेक्ट हो जाता है। तो ये सारे के लिए कुछ रोल है एक्सरसाइजेस का, डाइट का, और हमारे ब्लड थिनर्स का, ये सारे के सारे। और अगर आपने स्टेरॉइड लिया उसकी टेपरिंग का, उसको धीरे धीरे बंद करना है। और उसके बाद पीछे आपने सुना कि ब्लैक फंगस या येलो फंगस, व्हाइट फंगस की बातें हो रही थी, तो फंगस जो हमारे एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा इन्वेसिव हो जाती है, कैंसर की तरह हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। अगर कोविड है, डायबिटीज है और आपने स्टेरॉइड भी लिया है तो संभावना बढ़ जाती है। तो ये सारे लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड इफेक्ट्स हैं, और पेशेंट को अगर ये सब ना भी हो
तो थकावट और हमें लिथार्जी ये सारी तो चलती रहती है, और मेंटल फंक्शंस भी अफेक्ट होते हैं इससे, इसलिए मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट। आपने फंगस का जिक्र किया। इन दिनों, पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। क्या वजह है फंगस के मामले बढ़ने की? देखिए, ये फंगस जो होती है, ये ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस है मेनली, और ये ऐसी फंगस है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये डेड सब्जियां, फल और डेड बॉडीज, चाहे पक्षियों की हों, एनिमल्स की हों, उनको ये जल्दी डिके कर देती है और उसको मिट्टी में मिला देती है। सारे एलिमेंट्स वापस मिट्टी में चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं। पर जब, और ये लाइव टिश्यू को, जिंदे आदमी को, या जो लाइव है, पक्षी हैं, एनिमल है, उनको अफेक्ट नहीं करती। और ये हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, पानी में होती है, सब जगह होती है, ये एयर में होती है, सॉइल में होती है। अगर हमारी बॉडी ऐसा ही उसको एटमॉस्फेयर दे देती है कि हमारे लाइव टिश्यू में हमारी स्किन को ब्रीच करती है, हमारे सांस में चल जाती है, हमारे सांस के रास्ते से, गले से हमारे ब्रेन के अंदर एंटर कर जाती है, नोज से, तो ये सारे के सारी इन्वेजिव हो जाती है इसको, जो कि यूजुअली नहीं होता। स्पेशल डायबिटीज है, स्टीरॉयड का यूज हुआ, और कोविड है, इन्फ्लामेशन होती है कोविड से, और वो सारे हमारे जो सूजन आती है उसकी वजह से इसके इफेक्ट लाइव टिश्यू पे हो जाता है, और ये उसको जैसे कैंसर की तरह उसको गलाना शुरू कर देती है। और इसलिए इसको जल्दी से, इसका उपचार जो दवाइयाँ हैं, एम्फोटेरिसिन बी वगैरह, या फिर इसको ऑर्गन को, या आई में हो जाए, डिफॉर्म हो जाए, फेस, जो भी ऑर्गन है उसको काट के भी कई बार निकालना पड़ता है। और ये लाइफ थ्रेटनिंग है, कई बार 50% से भी ज्यादा लोगों की मौत भी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत इन्वेसिव हो जाती है। जो अदरवाइज हमारे इकोसिस्टम में हमारे बेनिफिट के लिए फंगस है, वो हमारे को डैमेज करना शुरू कर देती है। सर, देखा गया है कि ब्लैक फंगस से कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। मैंने जैसा बताया कि ये फंगस जो है, जब हमारे इसमें नेजोफेरिंजियल एरिया में आती है और हमारी आई बॉल्स वगैरह को इफेक्ट करती है, वहीं से ये ब्रेन के अंदर भी चली जाती है। डेंजरस एरिया होता है हमारे फेस का, तो एक जगह हो जाए तो बाकी जगह भी फैल जाती है, तो हमारी आईज अफेक्ट हो जाती है। और जब आई इफेक्ट होती है तो उसकी नज़र कमज़ोर होना, या डिफॉर्मिटी होना, या बाहर की तरफ उभर जाती है आई, ये सारी चीजें हो सकती हैं, और कई बार आई बॉल को निकालना पड़ता है। हाँ सर, एक चीज जानना चाहूंगा मैं आपसे, जो कोविड के पेशेंट थे जो ठीक हुए थे, उनमें आमतौर पर खासकर हड्डियों में दर्द की शिकायतें आ रही है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसा आपको बताया, हमारी बहुत महीन ब्लड वेसल्स होती हैं। हमारी जो है, हमारी मसल है, उसको भी सप्लाई आती है। और जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, या फिर हमारे शरीर के अंदर इन छोटी छोटी ब्लड वेसल जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचाती है, उसमें कमी होगी, तो उसमें हमारी जो बॉडी के अंदर जो पेन प्रोड्यूसिंग एलिमेंट होते हैं, जब हम थकते हैं तो हमारे कुछ केमिकल होते हैं जो वॉश हो जाते हैं, वो वॉश नहीं हो पाएंगे, और हमको उसमें एक तरह से इश्कीमिया से और आपके ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से पेन, थकावट होती है, जो धीरे धीरे जाती है। और इसीलिए कहते हैं कि आपका जो डाइट है, इम्यून प्रोटेक्टिव डाइट, आपकी जो एक्सरसाइज है जो आप करते हैं रेगुलर, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सब बहुत जरूरी हैं कोविड खत्म होने के बाद भी। ये नहीं, ये डिबेट अलग है कि कोविड होने के बाद दोबारा कोविड होगा या नहीं, पर ये डिबेट जरूर है कि लॉन्ग कोविड से बचाना है हमको सबको, और जिसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम बोलते हैं, और थकावट सबसे कॉमन सिम्टम है। सर, अभी देश में जो कोरोना की स्थिति है मौजूदा, क्या है? देखिए, देश के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि हमारी 2 वेव तो बिल्कुल क्लियरली आ चुकी हैं, और ये जो दूसरी वेव है ये अभी खत्म सी होती नजर आ रही है, पर अभी जो उसका डिक्लाइन था वो थोड़ा सा स्लो पड़ गया है। दिल्ली में तो ठीक है इस टाइम, पर कई स्टेट्स हैं, साउथ की हैं, केरला है, या कुछ स्टेट्स हैं जिसके अंदर ये जो अचीव हम यहाँ दिल्ली में कर पाए हैं वो नहीं कर पा रहे। इसके लिए वेरिएंट्स हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। डेल्टा वेरिएंट तो आप सब, अब सबको मालूम ही है कि डेंजरस दिल्ली एक है,
वेरिएंट, और उसके बाद इनके नाम रख दिए गए हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कापा, लैम्बडा। तो कई वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, उसको अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें हम, और कई होते हैं ऑफ कंसर्न। तो डेल्टा और डेल्टा प्लस दोनों वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। अभी 29-30 कंट्रीज में लैम्बडा भी मिल गया वेरिएंट, और एक कापा वेरिएंट भी आया है। तो ये सारे वेरिएंट्स तो आते ही रहेंगे जब तक सब लोग इम्यूनाइज नहीं हो जाएंगे। जितना देर से इम्यूनाइजेशन होगा उतना देर लगेगी वेरिएंट्स, जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं उनको रोकने के लिए। तो इम्यूनाइजेशन अभियान जो चल रहा है वो बहुत जरूरी है, और थर्ड वेव जो है उसको रोकना है, रोक नहीं पाएंगे तो उसको कमजोर करना है। और कई कंट्रीज हैं जो दुनिया में, जो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, काफ़ी कंट्रीज हैं जिनमें थर्ड वेव ऑलरेडी आ चुकी है, और तुनिशिया जैसी कंट्री में तो फोर्थ वेव आ गई है। तो ये वेव्स होती हैं जब एक नंबर नीचे आके दोबारा से तेजी से ऊपर जाता है। तो ये अभी इंडिया में नहीं हुआ है, और क्योंकि हमारे एल्डरली पहली वेव के बाद और अब हमारे 18 साल से ऊपर वाले सबको हम लोग इम्यूनाइज कर रहे हैं। और बचा कौन है? बच गए हैं वो लोग जिन्होंने वैक्सीन हेजिटेंसी थी, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, या फिर बच्चे। तो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूपी और मध्य प्रदेश सरकार ने तो उनके पेरेंट्स को लगानी शुरू कर दी है वैक्सीन, जिससे कि जिस एटमॉस्फेयर में घर में वो रह रहे हैं उनको इफेक्ट ना हो। सबसे ज्यादा कोरोना मेल को इफेक्ट करता है, पुरुषों को, उसके बाद महिलाओं को करता है, क्योंकि उनमें थोड़े से ACE2 रिसेप्टर जो गेट होता है इसका अंदर घुसने का, वो कम होते हैं। बच्चों में सबसे कम होते हैं। बच्चों को अगर ज्यादा मोर्टेलिटी ना हो, डेथ्स ना हो, या ज्यादा सीवियर कोविड ना हो, तो भी बच्चे कैरियर बन सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह इसको पहुंचा सकते हैं। तो ये वेव आना एक रिस्क है अभी हमारे सामने जो आया हुआ है, जिसको जब पोल्यूशन बढ़ेगा, फेस्टिवल्स आएंगे अक्टूबर नवंबर के अंदर, और हमारे लोगों का थोड़ा सा कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो कैजुअलिटी है ही। आप देख ही रहे हैं कि सेकंड वेव में इतनी मोर्टेलिटी, इतना ज़्यादा डैमेज होने के बाद अब फिर से जब इसको थोड़ा सा रिलैक्स किया है तो लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। तो हम अगर लापरवाह नहीं होंगे, वैक्सीन पूरी लगाएंगे, वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं करेंगे, वैक्सीन वेस्टेज नहीं करेंगे, सारी वैक्सीन आ जाएंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान बना लिया है कि दिसंबर तक ऑलमोस्ट सबको वैक्सीन लगा दिया जाएगा, जिससे कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाए। तो ये सारी चीजें हम थर्ड वेव को रोकने के लिए कर रहे हैं, जो कि कुछ कंट्रीज में आ चुकी है। अब यूके वगैरह से खबरें आ रही हैं कि 50,000 से ज्यादा रोज केस दोबारा आने शुरू हो गए हैं। तो यही थर्ड वेव है। और उसके बाद आपके जो ये केसेस हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने तो टोटल बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स लगाए हुए हैं, और वहाँ पे पूरे 37-38 हजार केस आए हैं पूरे पेंडेमिक में, और यहाँ पे एक दिन में ही 50,000 आ रहे हैं। इंडिया में भी आपको पता है सेकेंड वेव में लाखों के केस रोज आ रहे थे, और जो डेथ हैं वो 500-600 तक डेली की हो चुकी थी। दिल्ली में कल कोई डेथ नहीं, परसों कोई डेथ नहीं हुई थी, और अब एक आध डेथ हो रही है रोज। वो भी डेथ होती है 15-20 दिन या एक महीने के बाद पोस्ट कोविड, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसकी वजह से। और फ्रेश केसेस जो हैं वो 0.08 या 0.07% वो रह गई है पॉजिटिविटी। तो हम बहुत अच्छी सिचुएशन है, इसको संभालना है, इस सिचुएशन को संभालना है। आपने जिक्र किया लोग लापरवाह हो रहे हैं, पहाड़ों पर से तस्वीरें जिस तरह से सामने आई, कोई मास्क नहीं, ऐसे में कैसे होगा कोरोना कंट्रोल? ये तीसरी लहर को आमंत्रण दे रहे हैं लोग जो लापरवाह हुए हैं। देखिए, ये तीसरी लहर की बात है जो कि बहुत जरूरी है। मास्क फ्री कम्युनिटी करने के लिए हमको हर्ड इम्यूनिटी को पैदा करना पड़ेगा। और यूएस के अंदर भी जो मास्क फ्री अलाउ किया था, जब प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया था, उन्हीं जगहों के लिए किया था जहां पे ऑफिसेज में सब लोग वैक्सीनेट हो गए हैं। तो वहां पे सेफ है, आप मास्क के बिना रह सकते हैं। पर अभी हम उस स्टेज में नहीं पहुंचे हैं। हमारे को चाहे कोरोना हुआ है या हमको वैक्सीन लग चुकी है, हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। उसके दो कारण हैं। वैक्सीन से आपको कोविड होता है, उसके बाद तो हल्का होगा, पर वो कोविड आप दूसरे व्यक्ति को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो हमारी चेन नहीं टूटेगी और ये कोविड की पेंडेमिक चलती रहेगी। तो इसलिए
कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन, ये चीजें बहुत जरूरी हैं और इनको भूलना नहीं है। और हमको सारे अवेयरनेस में ये भी है, बच्चों के बारे में इसीलिए बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को सेकेंड वेव में ज्यादा परसेंटेज कोविड हुआ है या ज्यादा परसेंटेज हुई है, पर हुआ है, मतलब वो एग्जम्प्ट नहीं है कि उनको नहीं होगा। और इसीलिए थर्ड वेव में, क्योंकि हमने उनको इम्यूनाइज भी नहीं किया अभी तक, तो इसलिए इसमें ख्याल बच्चों का रखना भी बहुत जरूरी है। लैक्टेटिंग, जो दूध पिलाती हैं माएँ और जिनकी डिलीवरी होने वाली है, उनके लिए भी अब वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है। और धीरे धीरे बच्चों के लिए भी मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो रिसर्च चल रही है, जो नेजल स्प्रे के अंदर वैक्सीन बन रही हैं, नई वैक्सीन बन रही हैं भारत बायोटेक से भी, और भारत इसमें अग्रणी है, तो उसमें अगर ये आ जाती हैं तो हमारा जो एंट्री है कोरोना की, वहीं पे हम इसको रोक पाएंगे। इसमें समय लग रहा है, हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए वैक्सीनेट पूरा करना, पूरे एफर्ट चल रहे हैं और सारी वैक्सीन अलाउ कर दी गई हैं। अभी तो आपको स्पुतनिक भी आ गई है, जाइडस भी आ रही है, तो इस तरह से कई नई 8-9 वैक्सीन यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी और हम उम्मीद करते हैं हर्ड इम्यूनिटी, जिसकी हम वेट कर रहे हैं, वो वैक्सीनेशन से हम आ पाएंगे। सर, बच्चों का आपने जिक्र किया, बच्चों को कब तक मिल पाएगी वैक्सीन, क्योंकि इसका ट्रायल भी एम्स में चल रहा था, लेकिन अभी तक कुछ बच्चों को लेकर कोई खुशखबरी नहीं आई। कब तक खुशखबरी मिलने की उम्मीद है? देखिए, बच्चों के लिए अप्रूवल मिल गया ट्रायल का, और जो अभी 18 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए अभी नहीं है, पर लैक्टेटिंग के लिए हुआ। पहले तो HIV, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कई सारी बीमारियों में डाउट था कि हम दें या नहीं, और सब एक एक करके क्लियर होते जा रहे हैं। वैक्सीन जो आई हैं ये काफ़ी सेफ हैं, और ये वैक्सीन जो है, अगर कोरोना दोबारा होता है तो उसको बहुत उसके हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत कम कर देते हैं। तो ये ट्रायल्स तो चलते रहेंगे। जिन वैक्सीन का ट्रायल नहीं हुआ है, अभी देखिए 3 महीने पहले लैक्टेटिंग मदर्स को और प्रेग्नेंट मदर्स को नहीं दे रहे थे, पर दे रहे हैं। ऐसे ही वो दिन भी दूर नहीं है जब हम सबको वैक्सीनेट कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल जाते आते सर, क्योंकि वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के भ्रम लोगों के मन में है, कोई कहता है स्पुतनिक लगानी है या कोई कुछ कहता है, तो आप लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे कि वैक्सीन को लेकर किसी तरह का भ्रम ना पाला जाए और वैक्सीन सब लोग ज्यादा से ज्यादा लगवाएं? देखिए, सब जगह अब ये प्रूव हो चुका है, और अभी तो एक नया डाटा आया है कि कोवैक्सीन जो लग रही है इंडिया में, वो 90, USA से आया है स्टडी का डाटा, कि 90% लोगों को दूसरा जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होते हैं या कोरोना होता है दूसरा सेकेंड टाइम, उससे रोक दे रही है। तो वैक्सीन के बारे में भ्रम है, कोरोना की ट्रीटमेंट के बारे में पहले भ्रम था। अवेयरनेस का यही एक उद्देश्य है कि सब लोग इसको समझें कि कोरोना को प्रिवेंट किया जा सकता है, हो जाए तो उसको ठीक से मैनेज किया करने के लिए जो डॉक्टर्स या गाइडलाइंस है उसी तरह से चलें, जो रोल है आइसोलेशन का और क्वारंटाइन का उसको समझें, और वैक्सीन में हेजिटेंसी बिल्कुल ना करें, वैक्सीन लगाएं जल्दी से जल्दी पहली अपॉर्चुनिटी में। और अब तो कुछ ऐसी गाइडलाइंस भी हैं कि आपको ट्रैवल करना है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, या कोई कई जगह पे अब ये मैंडेटरी होता जा रहा है, इसको आपके डाटा से लिंक कर दिया गया है कि आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं। तो वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए, और हमको वैक्सीन वेस्टेज ना हो। जो प्रोवाइडर हैं हमारे पास, जो वैक्सीन की डोजेज हैं वो सब तक पहुंच जाएं, और आउटरीच है, डिस्टेंट अंदर जो दूर दराज गांव हैं उनके अंदर भी वैक्सीनेशन हो जाए तभी, क्योंकि हमारी 60% 70% पॉपुलेशन तो गाँव में है। तो हम को वैक्सीनेशन को ड्राइव को सबसे पहला उद्देश्य है कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन ड्राइव, ये दोनों को मिला के चलना है, और हम इस पे जीत पाने के बहुत करीब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती समय देने के लिए और पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।